हमारे 5 सेंसेस होते हैं, यानी 5 इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों में से जो सीखने समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमारे कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और जो हम कितना ग्रास्प कर पाते हैं उसके लिए ज़रूरी होती है, वो इंद्रिय होती है सुनने की। यानी कि हम लोग कितना सुन पा रहे हैं। सीखना चाहते हो तो सुनना पड़ेगा, जानना चाहते हो तो सुनना पड़ेगा और समझना भी चाहते हो तो भी सुनना ही पड़ेगा। और सुनने की इन्हीं क्षमताओं को रिप्रेजेंट करता है वो नक्षत्र जिसकी मैं आज बात करने वाली हूँ। इस नक्षत्र का नाम है श्रावण। इसे यूजुअली श्रवण भी कहते हैं, एक ही बात है, आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें, दैट्स ओके। ये जो नक्षत्र है ये भगवान विष्णु का नक्षत्र है और ये आपको बताता है हमारी उस फंडामेंटल कैपेबिलिटी के बारे में जिसके थ्रू जीवन में आगे बढ़ना, जिसके थ्रू जीवन में काम करना और अपने आसपास के माहौल को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो इस 2 पार्ट की सीरीज में पहले ये बात कर लेते हैं कि श्रवण नक्षत्र के साथ कौन कौन से सिंबलिज्म जुड़े हुए हैं और अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का चरित्र कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम श्रवण नक्षत्र के सिंबलिज्म्स के बारे में यहाँ पर जानने आए हैं, लेकिन उससे पहले इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहे तो चैनल के मेंबर बन के कुछ वीडियोस दूसरों से पहले देख सकते हैं और कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो मैं खास आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ और पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। कंसल्टेशंस के लिए, मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनने के लिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए और ऐसे ही बहुत सारे छोटे बड़े कोर्सेज और वर्कशॉप्स का हिस्सा बनने के लिए आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र का बेसिक मतलब होता है हियरिंग, यानी कि सुनना। सुनने का जो एक्शन है उसे श्रवण या श्रावण कहते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं यानी कि आप उस चीज़ का श्रवण कर रहे हैं। लेकिन श्रवण आखिर किस चीज़ का, हम सुनते क्या हैं? दरअसल हम सुनते हैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को। हमारे अंदर से हमारी आत्मा, हमारा कोर, हमारा मन हमसे जो कह रहा होता है, हम उसको सुनते हैं। इसी को श्रवण नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा गया है। ये तो सुनने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। जैसे इस समय पर भी मेरे घर के बाहर ये कुछ मशीन चला रहे हैं और उसकी आवाज़, वैसे तो मैं म्यूट कर दूंगी, जितना हद तक हो सके नॉइस कैंसिल करूंगी, लेकिन आपको हो सकता है फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ आए। मुझे तो आ ही रही है एटलीस्ट। तो ये जो आवाज़ है, इसको क्या सुनना है या इस पर ध्यान देना है, ये श्रवण नक्षत्र आपको बताएगा। क्योंकि अगर ध्यान उस पर दिया जाएगा तो वो कर्कश ध्वनि पर ध्यान दिया जाएगा, इरिटेटिंग और अनोइंग चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। और जो अंतरात्मा की आवाज़ है जो ये कह रही है कि फटाफट श्रवण नक्षत्र वालों के लिए वीडियो बनाओ, फिर उसको नहीं सुना जाएगा। तो श्रवण नक्षत्र, इट इज़ हियरिंग ऑब्वियसली, बट हियरिंग व्हाट? याद रखिए, हियरिंग अपने आप में काफ़ी पैसिव चीज़ है। किसी चीज़ को देखने के लिए आपको आंखें खोलनी पड़ती हैं, दैट इज़ नेसेसरी। बट हियरिंग आप ऑलमोस्ट हर समय पर कर रहे होते हो। योर हियरिंग एट ऑल टाइम्स, यानी तो हमारी सुनने की जो इंद्रिय है वो रिलेटिवली पैसिव इंद्रिय है। इसी पैसिविटी की वजह से हम हर चीज़ के टच में आते हैं, हर आवाज़ सुनते हैं, चाहे हम उसे सुनना चाहें या फिर ना सुनना चाहें। अगर आप इस समय पर बाहर चले जाएं तो आपको हो सकता है हवा की आवाज़ आए, गाड़ियों की आवाज़ आए, बच्चों के खेलने की बात करने की आवाज़ आए, हॉकिंग की आवाज़ आए, तो आप इस चीज़ को क्या नहीं कर सकते? आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ हवा की आवाज़ सुनूंगा और हॉकिंग की आवाज़ नहीं सुनूंगा। दैट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। तो क्या है, ये इंद्रिय जो है वो पैसिव है, रिसेप्टिव है इन नेचर। तो इसका यही जो रिसेप्शन है, यही अक्सर इसके लिए समस्या का कारण भी बन जाता है। क्योंकि जब पैसिविटी होगी तब आप उसमें अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे कि मुझे रिसीव आखिर करना क्या है। जैसा कि मैंने कहा, अगर बाहर चले गए तो हर तरह की साउंड आपके कान में आएगी ना। आंखों को आप रिलेटिवली इजीली ट्रेन कर सकते हो,
कि मेरे बच्चे यहाँ सामने स्कूल से आ रहे हैं तो आंखें उन्हीं को देख रही हैं, लेकिन कान तो हर चीज़ सुन रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हमारे आसपास के बाहर का जो शोरगुल है, हमारे आसपास के माहौल का जो शोरगुल है, उससे दूर हटकर अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जा सके? इन चीज़ों को श्रवण नक्षत्र दिखाता है। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ बोलें, बिल्कुल सबसे निचले दर्जे की बात करें तो हाँ, इट मीन्स हियरिंग। बट अगर हम ऊपर जाएँ, एसोटेरिक लेवल पर जाएँ, हायर लेवल पर जाएँ, तो उसका मतलब होता है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। क्या आप सुन सकते हैं? अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है, तो आप लोग इस आत्मा को सुन सकते हैं, पर क्या आप उस पर ध्यान देते हैं? क्या आप बाहर के शोरगुल में ही डूबे हुए हैं? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। इस नक्षत्र को कंट्रोल करने वाले जो डेटी हैं या जो इसके साथ देवता जुड़े हुए हैं, वो है स्वयं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के साथ कनेक्टेड होने के कारण श्रवण नक्षत्र एक बेनेवलेंट नक्षत्र होता है, यानी कि प्रेम वाला नक्षत्र होता है, सबको साथ में लेकर चलने वाला नक्षत्र होता है। दुनिया में सबसे बड़े गृहस्थ जो हैं वो भगवान विष्णु ही हैं, और गृहस्थी के साथ साथ यानी जो उनका कुटुंब है, ये पूरी सृष्टि जो है उसको संभालने का काम भगवान श्री विष्णु का ही होता है। तो वो मेंटेनर है हर चीज़ के। तो ठीक वैसे ही श्रवण नक्षत्र भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ कनेक्ट होके उनको मेंटेन करने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। सो अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है, इट इज़ रियली अ ब्यूटिफुल नक्षत्र टू बी बॉर्न इन। इस नक्षत्र के साथ सिंबल्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं? देखिए, दो तरह के सिंबल्स की बात अक्सर श्रवण नक्षत्र के साथ आती है। पहला सिंबल तो होता है कान, क्योंकि श्रवण करने की, ग्रहण करने की जो शक्ति होती है, जो ग्राह्य शक्ति होती है, वो आपके कानों में होती है। जो हियरिंग होती है वो सारी कानों से होती है। तो जो पहला इसका जो सिंबल है वो कान होते हैं, एंड नाम के साथ ही बहुत सिंपल है ना, श्रवण यानी कान। लेकिन जो दूसरा सिंबल इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आप कहीं कहीं पर देखेंगे, वो है 3 फीट, 3 पैर। अब आपने 2 पैर वाली चीज़ें देखी होंगी, 4 पैर वाली, 6 पैर वाली, कुछ कीड़ों के तो बहुत सारे पैर होते हैं। तो ये 3 पैर वाली चीज़ क्या है, इसका पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। 3 पैर हमेशा कनेक्टेड होते हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार के साथ, क्योंकि जब उन्होंने बलि से दान मांगा था, तो उस समय पर उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, और अपने 3 पगों में उन्होंने तीनों लोगों को कवर कर दिया था। इसलिए जब भी 3 पगों की बात आती है तो आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के वामन अवतार की बात हो रही है, और आप उससे ये भी जानते हैं कि यहाँ पर श्रवण नक्षत्र की बात हो रही है। और याद रखिए कि बलि जो थे, जो महाराज बलि थे, उन्होंने भी वामन की बात सुनी थी। वो अपना यज्ञ कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनी थी। तो सुनकर जो काम किए जाते हैं वो किसके काम होते हैं? वो श्रवण नक्षत्र के काम होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि बलि ने तो अपना राज्य हार गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें पाताल का राज्य मिला था, और पाताल में महाराज वहाँ पर अपना क्या कहते हैं, उनकी सत्ता है, वो वहाँ पर राज करते हैं, और पाताल में ही भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित भी रहते हैं। तो आधी जो बात है वो तो हमने सुनी है कि बलि का राज्य छीन लिया, लेकिन उसके बदले में उन्हें जो लोक संपदा दी, जो उनको सत्ता दी, जो अचल है, जो अमर है, वो भी हमें देखनी है। तो श्रवण नक्षत्र क्या करता है? श्रवण नक्षत्र बिकम्स रिसेप्टिव नक्षत्र, जो वामन अवतार के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप महाराज बलि को देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि जब वो अपना राज्य संभाल रहे थे पृथ्वी पर, तो वो उपस्थित थे, वो प्रत्यक्ष थे सबके सामने। लेकिन जब वो वापस अंदर चले जाते हैं, पाताल की ओर चले जाते हैं, तो वहां वो उपस्थित तो हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। तो श्रवण नक्षत्र का जो रूलर है वो भी ऐसा ही है। कौन है इसका रूलर? वो है चंद्रमा। चंद्रमा का ये आखिरी नक्षत्र है। चंद्रमा की सबसे खास बात क्या होती है? दैट इट इज ए रिसेप्टिव प्लैनेट। इसकी जो चमक, जो शोभा आपको नजर आती है, ये उसकी खुद की नहीं है। ये वो शोभा है जो उसे सूर्य के द्वारा, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। और क्योंकि ये शोभा उसकी अपनी नहीं होती, वो उसे अपना लेता है, उसे शीतल तो कर देता है, लेकिन उसकी अपनी नहीं होती, तो इसके अंदर शक्ति कौन सी है? रिसीव करने की। सूर्य में वो रिसेप्टिव पावर नहीं है। सूर्य तो अपने आप में आग का गोला है, उसमें न्यूक्लियर क्या कहते हैं, फ्यूजन, राइट? हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और उसके थ्रू गर्मी पैदा हो रही है। लेकिन चंद्रमा में तो ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा की भी जो भी रोशनी है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है सूर्य के द्वारा। तो इसीलिए चंद्रमा कैसा है? रिसेप्टिव है और रिलेटिवली पासिव है, क्योंकि वो छुपा रहता है। जब तक सूर्य छुप नहीं जाते, अस्त नहीं होते, तब तक चंद्रमा हमें नजर नहीं आता है मोस्टली। जैसे कभी कभी आ जाता है, बट दैट्स नॉट हिज नेचर।
तो आप लोगों ने जाना ना कि ये जो पैसिविटी होती है, जो रिसेप्टिविटी होती है, वो चंद्रमा के कारण भी होती है। चंद्रमा की खास बात क्या होती है? चंद्रमा में कलाएं होती हैं। तो चंद्रमा हमें हमेशा एक जैसा नहीं दिखता, लगातार बदलता रहता है। और हमारे ज्योतिष के अनुसार सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला ग्रह भी चंद्रमा ही होता है, क्योंकि ये नक्षत्र मकर राशि में स्थित है, जो कि बात करता है हाईएस्ट मटेरियल अचीवमेंट्स की। तो वो आपको ये भी बताता है कि अपनी क्रिएटिविटी का और अपने पैशन का इस्तेमाल करके आप दुनिया के आप दुनिया के टॉप पर पहुंच सकते हो और जो पाना चाहो वो पा सकते हो, लेकिन क्रिएटिविटी और पैशन का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। ये क्रिएटिविटी और पैशन कहाँ से जन्म लेते हैं? ये जन्म लेते हैं आपके इमोशन से, क्योंकि हमारा चंद्रमा हमारे इमोशंस को ही दर्शाता है। तो हमारे इमोशंस जैसे होंगे वैसे ही हमारी क्रिएटिविटी होगी, उतना ही हम पैशनेट महसूस कर पाएंगे और उसी प्रकार से जीवन में हम काम कर पाएंगे। इसलिए श्रावण नक्षत्र पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। याद रखिए कि हमारे इमोशंस हमेशा ज्वार भाटे की तरह होते हैं, यानी कि वो पल पल आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं, पल पल आगे जोर भी लगाते हैं और पीछे भी हो जाते हैं, जैसे लहरें होती हैं समंदर की। तो यहाँ पर अच्छी बात तो है कि इमोशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। बुरी चीज़ ये है कि हमारी क्रिएटिविटी और हमारा पैशन तो हमारे इमोशंस के साथ ही जुड़ा हुआ होता है और वहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। तो श्रवण नक्षत्र के जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, हाउ टू बी अ लॉट मोर कंसिस्टेंट इन लाइफ। जिंदगी में चंद्रमा की जो नेगेटिव क्वालिटी है इनकंसिस्टेंसी की, उससे कैसे लड़ा जाए, अपने इमोशंस को, अपने पैशंस को, अपना जो इंस्पिरेशन है उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, सो दैट दे मे गेट स्टेबल रिजल्ट्स, ये यहाँ पर हमें देखना होता है। इस नक्षत्र के साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ है वो है अर्क का पेड़। इसकी योनि है मंकी यानी कि वानर योनि, और इसके साथ साथ ही इसकी नाड़ी है अंत्य नाड़ी। इस नक्षत्र का गण है देव, और देवगण होने के कारण ही ये लोग स्वभाव से प्योर होते हैं, स्वभाव से सात्विक होते हैं। हालांकि करप्ट होने के लिए भी उतने ही ससेप्टेबल होते हैं। करप्ट होने का मतलब भ्रष्टाचारी होना नहीं, करप्ट यानी इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो प्योर है, वो बहुत आसानी से उसे खराब किया जा सकता है। इनके जो प्योरिटी है इमोशंस में, जो इनोसेंस है इमोशंस में, उनको दुनिया अपने हिसाब से बहुत खराब भी कर सकती है। जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है ना, चिट्टा सफ़ेद कपड़ा, उस कपड़े को गंदा करना कितना आसान है, बस वैसा ही देवगण के साथ भी होता है कि सत्शुद्ध होता है, सत्व होता है। इसे उस दुनिया के द्वारा खराब हो जाना या दूषित हो जाना या डर्टी हो जाना, उसके स्टेट ऑफ माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाना, ये रिलेटिवली ईजी होता है। तो ये तो हो गई श्रवण नक्षत्र की बात, उसके बेसिक सिंबलिज्म्स की बात। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो फिर अगला वीडियो देखिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वभाव, उनका नेचर और उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।